दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक दीवानी मुकदमे के ऊपर, जो कि यूँ लगाइए कि 2008-9 से शुरू हुआ और अभी 2024 में जाके इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से फैसला आया है। आप लोग देख सकते हैं, SLP सिविल 30-250 ऑफ 2018, लाखा सिंह वर्सेस बलविंदर सिंह वगैरह। इस मुकदमे की कुछ बारीकियां हम देखेंगे कि किस तरीके से सिविल सूट लड़े जाते हैं और कहाँ पे क्या गलतियां निकालनी होती है या किस चीज पे जाके बात बनती है। तो ये मामला जो है ना, ट्रायल कोर्ट जिसको कहिए कि सिविल जज जो बिल्कुल बेसिक कोर्ट होती है, वहां पे ये दायर हुआ। मामला क्या है, इस मामले के तथ्यों को थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कि इस मामले में एक्चुअली क्या हुआ था। इसमें 7 मई 7 मई 2007 को जो यहाँ पे जो प्रतिवादी है, यूं कहिए कि यहाँ पे जो प्रतिवादी बना है बलविंदर वगैरह। बलविंदर नीचे जो है पहली पोजीशन के ऊपर, पहले पायदान पे जो है वो प्लेंटिफ था। बलविंदर ने एक सूट फाइल किया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और उसने ये कहा कि 7 मई 2007 को जो ये लाखा है, इसने मेरे साथ एक जमीन को बेचने का सौदा किया। और वो जमीन जो थी वो 30 कनाल 8 मरले जमीन थी। 30 कनाल 8 मरले जमीन का सौदा किया। और जो सौदा हुआ था वो 5 लाख पर एकड़, प्रति एकड़, 5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से वो सौदा हुआ। तो अब ये जो है इनकार कर रहा है इस जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम करवाने के लिए। तो बलविंदर ने दावा दायर किया कि ये जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम पे की जाए, या फिर मेरे को जो है 19 लाख रुपए जो है ना बतौर हर्जाना कहिए या जो है क्षतिपूर्ति दी जाए। और उसने ये भी बताया कि ये जो एग्रीमेंट टू सेल हुआ था 7 मई 2007 को, इसका जो एग्जीक्यूशन की जो डेट रखी गई थी 7 मई 2007 को, एक इंपॉर्टेंट बात और भी है। 5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से ये सौदा हुआ। और ये कहता है कि मैंने 16 लाख रुपए बयाने के तौर पे 7 मई 2007 को दे दी थी। अब यहाँ तथ्यों को थोड़ा ध्यान से समझिए कि मामला किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने समझा। और 19 सितंबर, 7 मई 2007 को बयाना हो गया, 19 सितंबर 2008 को रजिस्ट्री होनी थी बाकी की पेमेंट लेकर। 7 मई 2007, 19 सितंबर 2008 को रजिस्ट्री होनी थी। और रजिस्ट्री वाले दिन जो है ये जो लाखा है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ये जो है रजिस्ट्री करवाने तहसील कार्यालय में नहीं आया। और फिर जो है बलविंदर ने सूट फाइल किया सिविल कोर्ट के अंदर। सिविल कोर्ट ने सारी एविडेंस को कलेक्शन के बाद में जो है ना फैसला जो है बलविंदर के हक में, खरीदार के हक में फैसला सुनाया कि खरीदार जो है वो सही है। और उसने क्योंकि पैसे दिए, 16 लाख रुपए दिए हैं, और बाकी की रकम जो 19 सितंबर को वो देने वाला था, ये वहां पे रजिस्ट्री करवाने को भी तैयार था। लेकिन जो बेचने वाला है वो मतलब रजिस्ट्री करवाने के लिए नहीं आया। ट्रायल कोर्ट ने जो है ना ये जो दावा है ये डिक्री कर दिया। दावा डिक्री होने के बाद इसकी अपील फाइल की गई लाखा सिंह के द्वारा। अपील में जो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास में अपील जाती है। डिस्ट्रिक्ट जज ने इनकी अपील को डिसमिस कर दिया। डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या किया सर, इनकी अपील को डिसमिस कर दिया। डिस्ट्रिक्ट जज के बाद ये लाखा कहाँ पहुंचा, हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। वहां पे भी जो है ना इनकी जो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट अपील, और ये RS से भी इनकी हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी। और कहा कि ये जो है ना इनको जो है 19 लाख रुपए जो है लाखा सिंह को इनको वापस करने पड़ेंगे। इसके खिलाफ लाखा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और कुछ पॉइंट्स को नोट आउट किया। ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इससे काफी चीजें सीख सकते हैं कि सिविल मुकदमों को किस तरीके से लड़ा जाता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट, इस जमीन का जो बयाना हुआ था, वो बयाना कब हुआ था, 7 मई 2007 को। दूसरा पॉइंट, रजिस्ट्री की तारीख कब थी, भाई सेल डीड कब रजिस्टर्ड होनी है, 19 सितंबर 2008 को। 19 सितंबर 2008 को। नंबर 3, पेमेंट कितनी दी उन्होंने, 16 लाख पेमेंट कर चुके थे वो।
और रेट क्या था उस जमीन का, 5 लाख पर एकड़। तो 30 कनाल 8 मरले, अगर इसको हम निकाल के देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट जो है लगभग ये देखिए कि ये 19 लाख का जो है ना, ये टोटल जमीन का सौदा हुआ था। 19 लाख में पेमेंट कितनी कर दी, 16 लाख रुपए। तो सबसे पहली चीज कोर्ट ने ये पॉइंट आउट की कि ये बड़ा अजीब सा मामला है कि जहां पे 16 लाख रुपए एक व्यक्ति पे कर चुका है, केवल 3 लाख की पेमेंट बाकी है। लेकिन टाइम देखिए कितना टाइम है, 7 मई 2007 से 19 सितंबर 2008, ऑलमोस्ट जो है ना 1 साल 1.25 साल के करीब बाद की रजिस्ट्री की डेट क्यों रखी गई। पहला क्वेश्चन कि इतनी लेट रजिस्ट्री की डेट क्यों रखी गई, जब आपने 16 लाख दे दिए, अब केवल 3 लाख के लिए आप 1.25 साल का टाइम दे रहे हो, तो ये बड़ा डाउटफुल लगता है। तो पहली चीज, इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना मामले को देखा। दूसरा, सेकंड, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि जो बयाना है, एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल, वो बयाना जिस कागज पे, जिस स्टैम्प पेपर पे लिखा गया था, वो स्टैम्प पेपर जो है वो बेचने वाला खरीद के नहीं लेके आया था, वो कोई और लेके आया था। मतलब जो स्टैम्प पेपर जिसपे, लास्ट में हम कुछ ऐसी बातचीत भी करेंगे कि आप कोई खरीदारी करते हैं, कोई बयाना करते हैं, तो किन किन चीजों का ध्यान रखिए। स्टैम्प पेपर कौन लेके आया, बेचने वाला नहीं लेके आया, बेचने वाला, खरीदने वाला या उसका कोई आदमी लेके आया। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है भाई, जिसने बेचना है स्टैम्प पेपर अक्सर वही लेके आता है, उसी के साइन होते हैं वहां पे। स्टैम्प पेपर जब दिया जाता है तो वो बाकायदा स्टैम्प वेंडर साइन करवाता है कि खरीदने वाला कौन है स्टैम्प पेपर को। तो दूसरा पॉइंट ये देखा सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टैम्प पेपर भी किसी और ने खरीदा था, तो हो सकता है। तीसरी चीज यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण निकल के आई कि जो एग्रीमेंट टू सेल है उसके केवल लास्ट पेज पर सिग्नेचर है। जो बेचने वाला है उसके केवल लास्ट पेज के ऊपर सिग्नेचर है, पहला और दूसरा जो पेज है उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये भी बड़ा डाउटफुल है कि स्टैम्प पेपर लेके भी कोई और आया है, और उस स्टैम्प पेपर पे जिसपे बयाना लिखा गया वो 3 पेज का था, उसमें से केवल 1 पेज, लास्ट वाले पेज पर उसके साइन है, पहले 2 पन्नों के ऊपर उसके साइन ही नहीं है। तीसरी चीज, जो चौथी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक और नोट की कि जो खरीदार है ये कौन है, ये खरीदार जो है पुलिस के अंदर काम करने वाला कर्मचारी है, पुलिस का कर्मचारी है, और इसने 16 लाख रुपए पेमेंट की, लेकिन इसने अपनी आईटीआर के अंदर इसको नहीं दिखाया। और एक और पॉइंट नोट किया गया यहाँ पे कि इसने अपना जो महकमा है, महकमा, उससे परमिशन नहीं ली। कोई भी सरकारी कर्मचारी है इस तरह की कोई बड़ी खरीद फरोख्त करता है तो उसको अपने महकमे को इंटीमेट करना होता है, या कहिए कि परमिशन लेनी होती है। तो यहाँ पे उसने ये परमिशन भी नहीं ली और ना अपनी जो आईटीआर है उसके अंदर इस बात का हवाला दिया गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नीचे के जितने भी जजमेंट्स थे, यूं ये ट्रायल कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट जज से लेके और हाई कोर्ट तक का जो फैसला था उन सबको पलट दिया। और यहाँ पे ये मानना कि ये बड़ा अजीब है कि एक आदमी केवल कुछ पूंजी बाकी है उसके लिए, पहली चीज तो वो इतना लंबा टाइम लेता है, भाई इतने दिनों के बाद रजिस्ट्री की डेट रख रहा है। दूसरी चीज, स्टैम्प पेपर कोई और खरीद के लेके आया है। तीसरी चीज, उस स्टैम्प पेपर, उस बयाने के ऊपर जो है ना 3 पेज है, उसके सिर्फ लास्ट वाले पेज पर उसके साइन है बेचने वाले के। चौथी चीज, इतनी बड़ी पूंजी का सौदा एक सरकारी कर्मचारी, पुलिस महकमे का कर्मचारी कर रहा है और वो अपनी आईटीआर में नहीं दिखा रहा। वो कह रहा है कि मेरे पास तो इतना कैश था, भाई इतना कैश कौन रखता है घर पे। तो ये कहीं ना कहीं मामला जो है बड़ा संदिग्ध लगता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली लाखा सिंह को रिलीफ दिया और जो है ये मुकदमा खारिज कर दिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, लीगल एंगल से अगर हम इन चीजों को देखें, बयाना रजिस्ट्री कुछ भी करते हैं, तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें कि जो स्टैम्प पेपर है इसको खरीद के कौन लेके आएगा, खरीद के वो लेके आएगा जिसने बेची है जमीन, सेलर। लोग बड़ी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, लोग समझते ही नहीं इस बात को कि ये पॉइंट भी जाके कहीं ना कहीं अटक जाएगा। जो बेच रहा है वो खरीद के लेके आएगा स्टैम्प पेपर। दूसरी चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, यूं कहिए कि क्या है, वो ये है कि जो बयाना है उसके ईच एंड एवरी पेज उसके ऊपर सेलर के तो कम से कम
साइन होने चाहिए, सेलर के साइन उसके ऊपर होने चाहिए। तीसरी चीज कि टाइम जो है रजिस्ट्री का, टाइम फ्रेम जो है रजिस्ट्री का इतना लंबा ना रखें। लंबा कब रखा जा सकता है? जब बहुत थोड़ी सी, मान लीजिए कुछ पेमेंट की है, 1/4 पेमेंट की है और बाकी 2/3 बाकी है, मतलब केवल जो है ना चौथा हिस्सा पे किया और 3 हिस्से बाकी हैं, तो उस सूरत में तो माना जा सकता है कि भाई इतनी सारी पूंजी बची हुई है। अगर यहाँ पे ये होता कि भी उसने केवल 2 लाख रुपए पे किए हैं और 17 लाख बाकी हैं, तो 1 साल जो है वो रीजनेबल लगता कि हाँ इतना समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पे सौदा हो रहा है 19 लाख में, 16 लाख पे कर दिए, फिर भी 1 साल से ज्यादा का टाइम रख दिया, तो ये अनरीजनेबल सी, अनएक्सेप्टेबल सी बात है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो है ना क्या पॉइंट है कि एक सरकारी कर्मचारी है और वो सरकारी कर्मचारी उसने कहीं भी अपना जो ITR है, जो उसका डिपार्टमेंट है, उससे कोई परमिशन नहीं ली, ITR में उसको शो नहीं कर रहा है, तो ये जो चीजें हैं ये डाउटफुल लगती है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि अगर आप इस तरीके से कोई भी बयान करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम वकील लोग किस तरीके से क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, जैसे गवाहों से जो है ना वो चीजें निकलवानी होती है, ये पॉइंट्स को पॉइंट आउट करना होता है, इन चीजों को साबित करना होता है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट एक और भी लिया गया था कि इस जमीन की जो वैल्यू है वो 5 लाख नहीं है, वो उस एरिया में 8-9 लाख प्रति एकड़ है। और ये जो है कोई ना कोई स्टैम्प पेपर, कुछ पैसे का लेन देन इनका रहा होगा, उसके पैसे के लेन देन के लिए स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लिए और जो है उसको मिसयूज कर लिया गया। तो यहाँ पे जब उस प्लेंटिफ का कहिए या जो खरीदने वाला उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ होगा, उस क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बातें उनसे क्रॉस की गई होंगी, या और जवाब दावे के अंदर जो ये पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को लिया होगा। अदरवाइज अगर आप मतलब अपना स्टैंड नहीं ले रहे, पॉइंट्स नहीं ले रहे, तो सिविल केसेस के अंदर एक बात है कि द फैक्ट्स विच आर नॉट प्लीटेड कैन नॉट बी आर्ग्यूड एंड कैन नॉट बी प्रूव्ड। उनको ना तो आर्ग्यू किया जा सकता है ना उनको प्रूव किया जा सकता है। तो दावा बनाते वक्त भी और जवाब दावा देते वक्त भी इस तरह की पॉइंट्स, इस तरह की जजमेंट्स काम आती हैं। जैसे इन पॉइंट्स को आप किसी दावे में ले सकते हैं। आप दावा दायर करने वाले मतलब खरीदार है तो इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। तो साथियों आज की बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। SLP नंबर सिविल SLP सिविल 30-250 ऑफ 2018 है ये, और ये लेटेस्ट जजमेंट है 27/9/2024 का सुप्रीम कोर्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बीच बीच में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और किन विषयों पर आप नया वीडियो चाहते हैं वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।